Hello guys, I am Himanshi. This is a 8th class geography and the chapter for industries. Industries का मतलब उद्योग। यदि आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसमें शुरू करते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होती है? उद्योग। आप कहते हैं उद्योग, तो आप कहेंगे कि उद्योग का मीनिंग क्या होता है? तो उद्योग का मीनिंग क्या होता है कि जब भी हम किसी भी रॉ मटेरियल को एक प्रोसेस के द्वारा हम उसमें एक फिनिश गुड में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, ये मतलब इंडस्ट्रीज़ के द्वारा ही हम उसको एक फाइनल गुड्स में उसको बना पाते हैं। जैसे हमारा कॉटन है, तो हमारा जो कॉटन है किससे हमें मिलते हैं? हमें ट्री से मिलता है। अब ट्री पे जब वो उगाया जाएगा उसको, तो उसके बाद जब वो मैच्योर जाएगा तो एक फूल में आ जाएगा इस तरह से। तो उसके बाद हमने उसको गिनिंग किया, गिनिंग के बाद उसको बीज से और उसको रुई को उसको अलग किया, फिर हमने स्पिनिंग किया, तो स्पिनिंग के धागे बने, धागे से इंटरलॉक करके हम वीविंग किया, मतलब उसकी बुनाई की, और बुनाई के बाद हम उसको एक कन्वर्ट उसको कपड़े में कन्वर्ट करता है। उसके बाद हमने फिर इसको बहुत सारे रेडीमेड्स वगैरह कपड़ों में इसको उसकी शर्ट बनाई, उसकी पैंट बनाई, उसकी धोती बनाई, तो उससे क्या एक फिनिश गुड में वो कन्वर्ट हो गया। तो अभी देखते हैं स्टोरी क्या दी है इसमें। तो हैव यू एवर द गिवन ए थॉट ऑफ द फैक्ट दैट द नोटबुक यू यूज फॉर द राइटिंग हैज़ द कम टू यू आफ्टर ए लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? क्या आपने कभी सोचा है एक सच के बारे में कि जो भी नोटबुक पर आप लिख रहे हो, यूज़ कर रहे हो, वो कहाँ से आती है? और वो आती है तो एक लंबी प्रोसेस के दौरान मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि उसकी जो बनाने की प्रक्रिया काफ़ी लंबी होकर ही वो हमारे पास आती है। इट स्टार्टेड द लाइफ ऑफ एज द पार्ट ऑफ द ट्री। यदि हम इसकी शुरुआत देखें, वो एक हमारी जो ट्री है, पेड़ का एक जीवन का एक हिस्सा है। इट वाज कट डाउन, उसको काट दिया जाता, सबसे पहले उसको काट दिया गया, फिर उसको ट्रांसपोर्टेड किया एक प्लप मिल में, मतलब जो भी काट दिया भाई, हमने उसको काट दिया। जब उसको काटा तो हमें क्या मिला? वुड मिला, लकड़ी मिली, लकड़ी को हम प्लप मिल में उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब क्या हो कि देयर वाज द वुड ऑफ द ट्री, जो भी उस लकड़ी मतलब पेड़ की जो लकड़ी है उसको प्रोसेस किया गया और उसको कन्वर्ट किया वुड प्लप में, मतलब उसको लकड़ी के प्लप में उसको हमने उसको बदल दिया। फिर वुड जो प्लप वाज द मिक्स विद केमिकल, जो वुड प्लप है मतलब लकड़ी का जो गूदा है ऊपर वाला, तो हमने क्या किया उसको फिर केमिकल के साथ उसको मिक्स किया, और फाइनली जो चेंज हो गया वो पेपर में कन्वर्ट हो गया मशीनरी के द्वारा। मशीन के द्वारा उसको हमने पेपर में बदल दिया। दिस पेपर इन द फाउंड इट द वे टू द प्रेस। फिर जो पेपर है, जो ये पेपर है, जहाँ पे इस पेपर पर फिर हमने इंक को यूज किया प्रेस के द्वारा, और जिस जो किसकी बनी होती है वो इन केमिकल की बनी होती है। एंड द वाज यूज टू प्रिंट ऑफ द लाइन ऑन द पेजेस, और जो भी बुक के पेपर हैं हमने उसको प्रिंट करने के लिए इसको प्रयोग किया। द पेजेस वर इन द बाउंड इन द फॉर्म ऑफ नोटबुक। फिर वो जो एक एक पेज हुआ, एक एक पेज को बनाया, उस पर जो लाइन इस टाइप से हुआ, इन सबको जोड़ के हमने बाइंड किया और उसको हमारी एक नोटबुक में वो हमारी कन्वर्ट हो गई। फिर उसको हमने पैक्ड किया, उसको हमने पैकिंग की, और फिर सैंड मार्केट में बेच दिया उसको सेल करने के लिए, उसको बेचने के लिए। एंड फाइनली इट रीच योर हैंड्स। तो फिर उसके बाद ही आफ्टर ऑल हमारे पास वो नोटबुक आई, हमने उसका प्राइस को पे किया, उसके बाद वो हमारे पास नोटबुक है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से कितनी लंबी प्रक्रिया की तरह वो जो हमारी जो नोटबुक है हमारे पास आती है। लेकिन हम उसको उसके पन्ने फाड़ देते हैं, ऐसे अनयूज़ कर देते हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो भी पेड़ों को काट कर बनाई जाती है, तो इसलिए हमें पेड़ों को काफ़ी सेव, इसलिए कहते हैं कि पेड़ों को सेव करो, काफ़ी हम मतलब ज़्यादा हमें उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये बातें हैं हमारे पास सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती है। सेकेंडरी एक्टिविटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस, इसका मतलब क्या होता है कि चेंज द रॉ मटेरियल इनटू द प्रोडक्ट। जो भी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर ही हमारी इंडस्ट्री आती है। यदि आप कहते हो कि जो फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर में, तो हमारा सारे कृषि मतलब कृषि का आएगा, कृषि से रिलेटिव आएगा। लेकिन सेकेंडरी में आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग किसी चीज़ को बनाने की प्रक्रिया। और फिर टर्सरी सेक्टरी होती है जो जिसमें हम मतलब उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं और हमने उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, या फिर जो भी हेल्प है, ये बैंकिंग सेक्टर हो गया,
ठीक है। हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, हमारा नेट होगा जिसके द्वारा हम ज़्यादा एक विदेश से दूसरे विदेशों में चीज़ों को भेज सकते हो, वो हमारी हेल्पफुल चीज़ें होगी ट्रेजरी सेक्टर में। तो आप देख सकते हो इंडस्ट्री किस में आती है कि पूछा जा सकता है 1 नंबर क्वेश्चन में, जो सेकंड इंडस्ट्री किस में आती है वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आती है। तो हमने क्या किया कि जो रॉ मटेरियल को हमने एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जो काफ़ी वैल्यू रखता है हमारे लोगों के लिए। मतलब जो भी हमारे भाई नोटबुक आई, तो नोटबुक जो आई है वो काफ़ी वही तो यूज़ करेंगे। ऐसा तो नहीं हमने सीधा कॉटन को सॉरी हमने उसको लकड़ी को यूज़ किया, नहीं, हमने उसमें कन्वर्ट किया नोटबुक में किया, तो वही वैल्यू होती है, काफ़ी कीमती होती है लोगों के लिए। एज यू सीन द प्लब वॉज द चेंजेस इनटू द पेपर। अब आपने देखा कि हम किस तरह से जो प्लब है, प्लब किस तरह से चेंज हो जाए पेपर में, एंड द पेपर इनटू पेपर किस तरह से नोटबुक में चेंज हुई। दिस रिप्रेजेंट द 2 स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब हमने देख लिया कि इसमें 2 तरह की प्रक्रिया होते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। तो द पेपर मेड, इससे कैसे होते हैं, जैसे कि एक तो पेपर मेड फॉर्म प्लब से बना, वो गुदे से बना, लकड़ी के गुदे से बना, और फिर जो क्लॉथ बना वो किससे बना, कॉटन से बना। वाज हैव द वैल्यू एडिड टू दैम टू ईच स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मतलब क्या है कि जो हमने देखा कि जो भाई पेपर है वो हमने प्लब से बना, एंड जो क्लॉथ है हमारे कॉटन से बना। अब जो भी वो फाइनली स्टेज में आने लगा मैन्युफैक्चरिंग ईच स्टेज में, सब में उसकी वैल्यू एडिट हो जाएगी। इन दिस द वे द फिनिश जो प्रोडक्ट है हैज़ द मोर वैल्यू। इसलिए जो फाइनली जो प्रोडक्ट है काफ़ी वैल्यू रखता है एंड यूटिलिटी दैन द रॉ मटेरियल एट द मेड द फॉर्म। मतलब कहते हैं कि जो पेपर को हम तो सीधे तो यूज नहीं कर सकते थे, हम एक एक पेपर को यूज करना स्टार्ट कर दें तो मिसिंग हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको बाइंड करेंगे प्रॉपर नोटबुक में, जब वो कन्वर्ट करे तो वही तो यूज़ किया हमने। ऐसे ही हमने कि सीधे तो जो क्लॉथ है भाई, हम कपड़ा सीधे क्लॉथ का क्या करें, क्लॉथ मतलब हमने कॉटन को तो सीधे यूज़ नहीं किया, तो हमने क्या किया उसको कपड़ा बनाया। तो कपड़ा ही तो हमारे लिए काफ़ी यूज है, यूटिलिटी का मतलब उपयोगिता, लोगों के लिए वही तो उपयोग होगा, वही तो उपयोगिता का जो फाइनली प्रोडक्ट होगा, तो ये वो इसलिए वो वैल्यूएबल होता है। अब आगे देखते हैं, इंडस्ट्री रेफर टू द इकोनॉमी एक्टिविटीज दैट इन द कंसर्ट विद द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। मतलब कहते हैं कि जो भी इंडस्ट्री होती है, उद्योग होता है, वो इकोनॉमी एक्टिविटीज़ पर निर्भर होता है। मतलब क्या होता है कि जिसमें पैसे का लेन देन होता है। तो इट इज़ वाज कंसर्ट द प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि एक मतलब हमारा गुड्स होता है, माल का उसका प्रोडक्शन होता है, प्रक्रिया होती है, एक्सट्रैक्शंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, या प्रोविजन ऑफ सर्विस होता है। मतलब क्या होता है कि भाई प्रोडक्शंस हुआ, हमने कॉटन से क्लॉथ बनाया, दैट इज प्रोडक्शन। एक्सट्रैक्शंस का मतलब होता है कि मिनरल्स का मतलब होता है कि जो भी हम खादान से, जैसे हमने कोयला निकाला उससे मतलब खान से निकाला कोयला, तो हम एक्सट्रैक्शंस किया, मिनरल्स किया। तो और प्रोविज़न सर्विस हमने प्रोवाइड किया, भाई हमने सेल किए, पैकेज किया, या फिर हमने उसको आप कह सकते हो ट्रांसपोर्ट के द्वारा दूसरे स्थान पर पहुंचाया, हमने उसे कम्युनिकेशन किया, हम दूसरे विदेशों में इंफॉर्मेशन पहुंचाई अपने जो भी हमारे प्रोडक्ट के बारे में, दैट इज़ ए प्रोविजन ऑफ सर्विस। दस वी हैव इन द आयरन द स्टील इंडस्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। मतलब जो भी आयरन जो स्टील इंडस्ट्रीज होती है वो प्रोडक्शन करती है गुड्स का। एंड आप कह सकते हो कोयल माइनिंग इंडस्ट्रीज, जो कोयल माइनिंग इंडस्ट्रीज होगी वो एक्सट्रैक्शन मतलब कोयल का वो एक्सट्रैक्शंस करती है, मतलब कोयल को वो निकालते हैं कोयलों को। एंड द टूरिज्म इंडस्ट्री सर्विस, लेकिन जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो क्या करेगी, सर्विस प्रोवाइडर करेगी। तो टूरिज्म का मतलब होता है कि वो बताता है कि हमारे यहाँ पे भाई ये चीज़ें हैं, यहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं, यहाँ पे आप ये देख लीजिए, यहाँ पे ये हुआ था, वो हुआ था, ये होता, तो ये सारी हमें टूरिज्म इंडस्ट्रीज में आती है। फिर हमारे इसमें है थोड़ा सा कि ये जो आप देख सकते हो जर्नी बिगन, अभी जर्नी है, फिर इसे पेपर मेड बनाया, ये मतलब फिर ये क्या होगा कि जो नोटबुक है इसको हम रिसाइकल भी कर सकते हैं, इसको फिर बनाकर फिर हम उसको उसमें प्लम में कन्वर्ट करेंगे और फिर से फिर नोटबुक बन जाएगी। अब आगे आएगी एक्टिविटीज। आप एक तो ट्रेस द जर्नी ऑफ योर शर्ट फ्रॉम द कॉटन फील्ड योर द वार्डरोब। आप देख सकते हैं कि जो आपकी वार्डरोब में आपके अलमारी में जो भी मतलब अब शर्ट रखी है वो किस तरह से कितनी जर्नी होगी कि मतलब किस तरह से वो मतलब कॉटन से निकल के फिर उसको कैसे होगा, उसको गिनिंग हुआ होगा, फिर हमने स्पिनिंग किया होगा, विविंग किया होगा, उसके बाद फिर हमारा वो शर्ट में कन्वर्ट हुआ होगा। तो आपने देखा कि किस तरह से उसकी जर्नी को आप फाइंड कर सकते हो। फिर हमारे पास आया इसमें
फिर हमारे होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, किस तरह से हम क्लासीफाई कर सकते, किस तरह से बांट सकते हैं इंडस्ट्रीज़ को। इंडस्ट्रीज कैन बी द क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, जो भी इंडस्ट्रीज को हम बांट सकते हैं वो एक रॉ मटेरियल के बेस पर बांट सकते हैं। किसको रॉ मटेरियल, किस बेस को, एग्रो सिस्टम होगा, फिर आप कह सकते हो मैनुअल सिस्टम होगा, तो इसके आधार पर हम उसको बांट सकते हैं। फिर हमारे पास आया है कि उसकी साइज़ के हिसाब से कि जो भी हमारी इंडस्ट्रीज है वो हमारी किस तरह की साइज़ की, का छोटी है, मीडियम साइज़ की है, फिर किस टाइप से है। फिर हम इसमें आगे देखते हैं कि फिर ओनरशिप के हिसाब से कि वो उसका इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड है या 2-4 आदमी एक जॉइंट के अकॉर्डिंग है या फिर एक पब्लिक है, प्राइवेट, तो उसके ओनरशिप के हिसाब से हम इंडस्ट्रीज को उसमें माप सकते हैं। फिर हमारा है रॉ मटेरियल। तो सबसे पहला रॉ मटेरियल कैसे करते हैं, तो इंडस्ट्रीज में भी द एग्रो बेस, द मिनरल्स, जो भी इंडस्ट्रीज होती है वो बेस होती है हमारा, हो सकती है एग्रो बेस पर, मिनरल्स बेस पर, या हमारा मैरीन बेस पर, या हमारा फॉरेस्ट्री बेस पर। लेकिन ये सभी डिपेंड होता है कि हमें किस टाइप का रॉ मटेरियल चाहिए जो हमें यूज़ करना है। तो किस किस बेस पर होगा, एग्रो बेस पर, मिनरल्स पर, और फिर हमारा मैरीन बेस पर और फॉरेस्ट्री बेस पर ये हमारे रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री के हो सकते हैं। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं प्लांट एंड एनिमल्स को बेस्ड द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं हम उनको रॉ मटेरियल के रूप में। तो जैसे हैं कि फूड प्रोसेसिंग करना है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए हमें फूड चाहिए। तो फूड कहाँ से मिलेगा हमें, वो कृषि से मिलेगा। तो कैसे होगा कि हमारा, जैसे हमारा आप कह सकते हो एप्पल हो गया, बनाना हो गया, अब एप्पल, बनाना, मैंगो होगा, ये सारे क्या होती है, हमारे प्लांट की होती है। तो फिर हमारे पास ये फूड होता है। फिर हमारे पास वेजिटेबल ऑयल चाहिए तो हमें मस्टर्ड चाहिए, हमें सनफ्लावर चाहिए। तो इस सारे की हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होता है। फिर कॉटन टेक्सटाइल की, जो कॉटन है, जो कपड़े बनाने वाली जो फैक्ट्री है या इंडस्ट्रीज है, तो उसके लिए भी रॉ मटेरियल में कॉटन चाहिए, तो वो भी हमारे एग्रो बेस्ड सिस्टम पर होगा क्योंकि वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होता है। फिर हमारे डेयरी प्रोडक्ट है, भाई डेयरी प्रोडक्ट हमें करना है कि डेयरी यदि हमें खोलना है तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर भी जो दूध मिलेगा, या फिर हम सेल कर रहे हैं, हमें क्या नाम, मक्खन सेल कर रहे हैं, फिर आप पनीर सेल कर रहे हैं, घी सेल कर रहे हैं, तो इस सारे ऊपर हमारे जानवर के ऊपर ही डिपेंड होगा। फिर हमारा लेदर है, लेदर इंडस्ट्रीज़ है, तो वो भी हमारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड होगा क्योंकि ये भी हमारा क्या है, लेदर, ये भी हमें उससे एनिमल से ही मिलेगा। अब मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, वो एक प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती है जिसमें हम मिनरल्स और को यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल के रूप में। ठीक है, जो भी हम खुदाई करते हैं, खुदाई में जो भी हम स्टार्टिंग करते हैं वो हमारे रॉ मटेरियल के रूप में उसको यूज़ करते हैं। द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस इंडस्ट्रीज द फीड अदर द इंडस्ट्रीज, मतलब ये जो प्रोडक्ट होता है, जो मिनरल्स ओर्स का होता है, तो यदि हम उसमें, जैसे हमने भाई कोयला निकाला, तो हम यदि कोयला बनाने वाली जो फैक्ट्री है उसमें बनाएंगे तो उसके लिए भी एक रॉ मटेरियल का हम यूज़ करेंगे, तो हम इसमें दूसरी फैक्ट्री को भी हम इससे फीड कर सकते हैं। फिर हमारे पास है हमारी आयरन, द मेड फ्रॉम द आयरन ओर्स, जो आयरन होती है किससे मिलती है, आयरन ओर से मिलती है। तो वहाँ से हमें उसमें कच्चा निकाला जाता है इसमें आयरन, और फिर हम उसको बनाकर उसको आयरन में उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो ये आयरन सोर्सेज क्या होगा, मिनरल्स बेस, ये हमारी इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड होगा। फिर हमारा दिस इज यूज एज द रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग नंबर ऑफ द अदर प्रोडक्ट, ये जो रॉ मटेरियल्स होता है जो भी हम बनाते हैं, ये बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी वो एक रॉ मटेरियल का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे हमारा है कि सच एज हैवी मशीनरी है, बिल्डिंग मटेरियल है, या आप कहते हैं रेलवे द कोचेज है। तो ये सारे क्या होगा, हैवी मशीनरी के लिए हमें किस चीज़ की, आयरन की ज़रूरत होगी, बिल्डिंग मटेरियल में इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो ये इसके लिए भी हो गया। और रेलवे कोचेज बना रहे, उसके डिब्बे बना रहे, आयरन की ज़रूरत होगी, तो इनमें भी हमें इस तरह की हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी। फिर हमारा आया है मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़, वो कैसी होती है, तो इसमें क्या क्या यूज़ करते हैं, तो इसमें हम यूज़ करते हैं द प्रोडक्ट फ्रॉम द सी, जो भी हमारे प्रोडक्ट होता है वो सी से जो मिलता है, उसमें समुद्र से मिलता है, वो ही हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं। इंडस्ट्रीज प्रोसेस द सी फूड एंड द मैन्युफैक्चरिंग द फिश ऑयल, मतलब यदि आप कहते हैं फिश ऑयल बनाना है तो फिश कहाँ से लेगा, तो सी से लेगा, या फिर वहाँ से लेगा, समुद्र वगैरह से वहाँ से लेगा, तो
रॉ मटेरियल तो वहाँ का होगा उसका समुद्र का, और वो ऑयल बनाएगा उसका फिनिश्ड गुड में, तो वो मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज होगी। फिर हमारा फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होगी, वो यूटिलाइज करेगी फॉरेस्ट प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल के रूप में। तो इंडस्ट्रीज क्या होगी, एसोसिएट विद द फॉरेस्ट एंड द प्लप, यदि हम कह सकें इंडस्ट्रीज ये किससे जुड़ी होती है, हमारी फॉरेस्ट से जुड़ी होती है। एसोसिएटेड का मतलब से जुड़ी होना। प्लप एंड द पेपर, जो भी प्लप होता है, जो भी लकड़ी का जो वुड प्लप उसका वुडर टाइप में होता है, तो ये हमारे फॉरेस्ट से ही डिपेंड होता है, जिसे हम। अब हमने मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को देख लिया, जिसमें हम जो सी से ओशन से जो भी हमें मेटल मिलता है, जैसे फिश मिलता है, और हमें फिश ऑयल बनाना है, तो फिश क्या होगा हमारा मैरीन बेस्ड, मतलब मैरीन के ऊपर डिपेंड है, तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है। फिर हमारे इसमें फॉरेस्ट्री द बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होता है कि जो भी यूटिलाइज करते हैं फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल के रूप में, तो इंडस्ट्रीज एसोसिएट होता है, मतलब जो भी इंडस्ट्रीज होते हैं इनके फॉरेस्ट से ये काफ़ी जुड़ी हुई होती है। कैसे रूप में, जैसे हम इसको प्लप चाहिए या पेपर चाहिए या आपको फार्मास्यूटिकल चाहिए। फार्मास्यूटिकल्स का मतलब क्या होता है कि जो भी दवाई बनाने भी तो हमें फॉरेस्ट की ज़रूरत होगी, वहाँ से हमें पेड़ पौधे से कौन से पेड़ पौधे किस हमें दवाई में यूज़ करें, तो फार्मास्यूटिकल ये भी हमारे इसके ऊपर डिपेंड होगा। फिर हमारा फर्नीचर होगा, फर्नीचर में हमें लकड़ी चाहिए तो भी फॉरेस्ट पे से, क्योंकि लकड़ी हमें कहाँ से फॉरेस्ट मिलेगी। बिल्डिंग के लिए हमें दरवाजे वगैरह बनाना है, या फिर हमें उसको छत वगैरह बनानी है, तो जैसे कब बनाना है या फर्नीचर्स बनाना है, तो ये सारे क्या हो गए, मेज बनाना है, कुर्सीज बनाना है, अलमीराज बनानी है, तो सारे ऊपर हमारे फॉरेस्ट बेस्ड की इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड हो गए। फिर हमारे साइज़ क्या होता है, साइज़ के ऊपर देख लेता है। इट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड। साइज़ का मतलब होता है कि जो भी हमने कैपिटल का अमाउंट कितना हमने उसका इन्वेस्ट किया है। जैसे नंबर ऑफ पीपल कि कितने नंबर लोग हैं, कितने एम्प्लॉयज़ में लगाने हैं हमें, एंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन, और कितनी हमें प्रोडक्शन की वॉल्यूम चाहिए। बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासीफाई, इसलिए हम इसको बांट सकते हैं किसमें, स्मॉल स्केल की। हमें पता है कि भाई हमारा साइज क्या स्मॉल स्केल में करना है, भाई हमने एक ही आदमी के सीधा हमने परचून की दुकान खोले, तो उसमें तो हमें कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं, ज़्यादा कैपिटल नहीं चाहिए, तो उसके लिए तो हमें कम कैपिटल में यूज़ हो जाएगा, क्योंकि हम एक इंडिविजुअली उसको चलाएगा। यदि हमें एक थोड़े से लार्ज स्केल में चाहिए, तो उसमें तो बहुत सारे लोगों को अपॉइंटमेंट भी करना पड़ेगा, एक प्रोडक्शन भी ज़्यादा मात्रा में, तो उसके लिए हमें ज़्यादा कैपिटल की हम इस पर ज़रूरत होगी, तो हम इसमें बांट सकते हैं हमें स्मॉल स्केल में और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में। अब ये हमारा आगे है कि जो हमारी कॉटेज है या फिर हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज है, वो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ही जरूरत होती है। जैसे उसमें क्या होगा कि भाई हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है, कोई चीज़ बनानी है, हाथों के द्वारा बनानी है, आर्टिस्ट को कोई भी आर्ट बनानी है, मूर्ति बनानी है, वो खुद बनाएगा। बास्केट बिंग, यदि बास्केट की बुनाई होगी तो वो तो एक छोटे स्केल में हो सकती है। भाई कॉटेज का मतलब एक हम कह सकते छोटा सा घर, या फिर कहता है मतलब एक ही घर में हम उसको बना रहे हैं। फिर पोएट्री या बर्तन बना रहे हैं। फिर अदर रहता है हैंडीक्राफ्ट, या हमने कोई भी उस कॉटेज इंडस्ट्री में मतलब कोई भी दस्तकारी वगैरह की हमने हैंडीक्राफ्ट से अब कोई भी हमने काम खोला है, तो सारा वो हमारे किस में आएगा, स्मॉल स्केल में आएगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज़ द लेसर द अमाउंट ऑफ द कैपिटल। अब हमें इसमें कैपिटल टेक्नोलॉजी की ज़रूरत तो कम होगी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में, दैट द प्रोड्यूसर लार्ज द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब क्या होता है कि भाई हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, तो उसके लिए हमें कम पैसे की ज़रूरत होगी, अकॉर्डिंग टू किसके लिए, लार्ज स्केल द इंडस्ट्रीज के द्वारा, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट होगा, तो काफ़ी ज़्यादा स्केल में हम प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उसके लिए हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी, ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होगी, ज़्यादा जगह की ज़रूरत होगी, तो इसके लिए वो स्मॉल स्केल में कम कैपिटल को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैपिटल इज़ द हायर, जो भी कैपिटल होगी ज़्यादा होगी, भाई लार्ज स्केल में बहुत सारी चीज़ें होगी, तो बिल्डिंग की जो और नई नई टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा स्केल में अपना प्रोडक्ट बना, तो हमें टेक्नोलॉजी भी तो अच्छी होनी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए हमें। तो यूज़ ऑफ द सुपीरियर इन द लार्ज स्केल द इंडस्ट्री, यदि हम देखें कि यदि हम कैपिटल मतलब हमने लार्ज स्केल में किया, तो वो ज़्यादा सुपीरियर होगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी आएगी। सिल्क वीविंग एंड द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री स्मॉल स्केल में आती है, जैसे आप ये सकते 4.1 में है ये, तो ये कपास वाली, ये क्या है, द स्टेज ऑफ द फूड प्रोसेसिंग ऑफ द ए गोरगो नट्स, मखाना को किस तरह, ये मखाना है,
इसको फिर आप देख सकते हो कि किस तरह से इसने ये इसको निकाल रही है अलग अलग, फिर इसको किस तरह पैकेज कर रही है, फिर ये इसको किस तरह से सेल कर रहा है। तो मखाने के फिर हमारे इसमें आया सिल्क वीविंग, बस सिल्क को बुनना है। फिर हमारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये सारी इसमें है। फिर हमने प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल जैसे कारों का मैन्युफैक्चरिंग, उसके पार्ट्स वगैरह बनाना, उसको कन्वर्ट करते हुए वो तो काफ़ी स्केल में होगा, तो हैवी मशीनरी काफ़ी यूज होगा और काफ़ी पैसे की इसमें हमें जरूरत पड़ेगी। फिर इसमें देख लेते हैं ओनरशिप इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासीफाई इनटू द ओनरशिप के अकॉर्डिंग किस तरह से है भाई, वो प्राइवेट सेक्टर में है या स्टेट ओन में है या पब्लिक में है या जॉइंट सेक्टर में है या कोऑपरेटिव सेक्टर में। मतलब क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में तो क्या होगा कि एक बंदा होगा या बहुत सारे लोगों का ग्रुप होगा। तो इसमें देख लेते हैं 1 बाई तो प्राइवेट सेक्टर आता है ओन, मतलब प्राइवेट सेक्टर का मतलब होता है जिसमें लोगों को खुद ही अपना अधिकार, खुद ही वो मालिक होते, खुद पैसे खर्च करता है। और उसमें क्या होगा कि एक व्यक्ति हो सकता है या 2-3 लोग इकट्ठा करके बना सकते हैं इंडस्ट्रीज को, तो वो किस तरह के प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज अब ओन होती है और वो ऑपरेट किया गवर्नमेंट के द्वारा वो बनाई जाती है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का ही वो इसमें कंट्रीब्यूशन भी होता है। जैसे हमारा क्या नाम ये HAL का मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक द लिमिटेड, या फिर हम स्टील अथॉरिटी ऑफ द इंडिया कह सकते हो। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आ सकती है। तो आप पूछा जा सकता है कि भाई आप HAL के मीनिंग बताइए, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक द लिमिटेड आपको याद करनी है। फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ द इंडिया तो इसको बोलते हैं SAIL सेल बोलते हैं, और उसको HAL बोलते हैं। तो इनकी आपको मतलब इसकी आपको स्पेलिंग भी आनी चाहिए। फिर जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या कहती है, ओन होता है, और फिर क्या होता है कि एक ऑपरेट किया जाता है स्टेट के द्वारा एंड द इंडिविजुअल या ग्रुप के द्वारा। मतलब इसको एक स्टेट के द्वारा भी कर सकता है, एक राज्य के द्वारा किया जा सकता है, व्यक्ति के द्वारा भी, अब ग्रुप हो अब इंडिविजुअल के द्वारा कर सकते हैं। मारुति उद्योग लिमिटेड है, वो हमारे एक जॉइंट सेक्टर का एक एग्जाम्पल है। भी कोऑपरेटिव सेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, ओन्ड होते हैं, और किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, तो वो किया जाता है हमारे प्रोड्यूसर्स के द्वारा, कि जो भी बनाने वाले हैं प्रोड्यूसर्स मतलब चीज़ों को बनाने वाले हैं, सप्लायर के द्वारा, तो जो भी इनका रॉ मटेरियल वगैरह का वो करता है, तो ये सारे कोऑपरेटिव सेक्टर्स में आते हैं। जैसे हमारा है इसमें वर्कर इन द बोथ, मतलब वर्कर हैं उसमें, जैसे हमारे आनंद मिल जो आप कहते हैं आनंद मिल यूनियन लिमिटेड है, आनंद मिल जो लिमिटेड है, तो किसमें कोऑपरेटिव सेक्टर्स में आएगी, और सुधा डेयरी भी हमारी कोऑपरेटिव सेक्टर में आएगी। तो ये काफ़ी एक सक्सेस स्टोरीज है हमारी कोऑपरेटिव वेंचर्स की, कोऑपरेटिव उद्योग की। तो आप आगे जो देखते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। आप देखते हैं कि सुधा डेयरी इन द कोऑपरेटिव सेक्टर, ये कोऑपरेटिव सेक्टर में आता है। तो फैक्टर अफेक्टेड द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।